जिससे कि डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये वॉर जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और एक बात तो जरूर है कि जो आपकी बात से निकल के आ रही है, और सब कहीं ना कहीं मन में सोच रहे हैं कि अब पुतिन अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। वो अमेरिका वाला ट्रम्प नहीं, ये अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगे, और उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेलने की रचना शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल करके वो एक तरीके से हारे हुए टैक्टिकल नेता नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो जैसा बताया राजनयिक साहब ने, उन्होंने तो बेआबरू करके निकाल दिया यूक्रेन को। हमको तो ऐसा लग रहा था कि अब सबने इनका साथ छोड़ दिया यूक्रेन का, और ट्रंप ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेल दिया जो कि लगता है फेल होने के कगार पर है। लेकिन किसी ने तो उनके हाथ थामा, उनका दामन थामा, उनको मजबूत किया कि वो इस तरीके पर हम इस स्टेज पर आ गए कि हमको लग रहा है कि पुतिन अब अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी, यूएस अपने रशिया की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए कोई ना कोई तो ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। तो बॉम्बर उड़े हैं और आगे भी उड़ेंगे, शायद पता नहीं उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, क्योंकि जंग कब खत्म हो जाए, कब तबाह हो जाए, कब अब तो वो मुकाम आने वाला है, शायद ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा ही लगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या होने वाला है और किस तरीके के वॉरहेड यूज किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, प्रदीप कपूर जी, ये जो जर्मनी है, ब्रिटेन है, नाटो देश हैं, जो ये लगातार एक तरह से रशिया को चेतावनी देते हैं, अगेंस्ट रशिया यूक्रेन को ये मदद कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो फिर तो ये चीज आगे बढ़ेगी, फिर बात के जरिए हल कैसे निकलेगा? आपने ठीक कहा रोहित जी कि बात तो इसके लिए आगे बढ़ रही है और रुक नहीं रही है। क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत अमेरिका ने जब यूक्रेन को कंटिन्यूड सपोर्ट देने से मना किया, उस समय पे यूक्रेन को थोड़ा और दबाव में डालते कि भाई अब ये मौका नहीं है आपको और भी डिस्ट्रॉय करने का अपने देश को। क्योंकि उनकी देश के नजरिए से अगर हम देखें पूरी कंट्री को, वो डीपॉपुलेट हो चुका है। उनको कोई अभी जो एबल बॉडीड मैन नहीं मिल रहा है, तो वो बूढ़ों को भी एनलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी एनलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे मतलब जो एकदम यंग कैटेगरीज है, यंग कैटेगरी वाले लोग जो यूक्रेन में हैं अभी, वो भागने की कोशिश में है ताकि इस जंग में ना उनको ड्राफ्ट किया जाए। तो ये सब चीजें देख के बाकी देशों को कंटिन्यूअसली उनको कहना कि आप लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कितना हद तक ठीक था ये अभी पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में। बट उनको थोड़ा सेंसिबल और सेन, जो पहले जैसे जब शुरू होने वाला था जंग, शुरू होने से पहले ये मैक्रोन और जो जर्मनी वाले थे शोल्ट्स और बोरिस जॉनसन, ये पुतिन से बात की उन्होंने। मैक्रोन वगैरह और शोल्ट्स वगैरह उधर मॉस्को भी गए, उनके साथ बैठे, उनसे वार्तालाप की। पुतिन ने अपने कंडीशंस रखे कि भाई ये हमारे कंडीशंस हैं कि इनका जो मिलिट्री का जो है स्ट्रेंथ वो कम किया जाए, नंबर्स, जो नाटो में ज्वाइन करने का इनका सपना है उसको नहीं किया जाए, इमीडिएटली मना किया जाए। तो ऐसे शर्तें रखी। तो उन्होंने आके बाइडेन को कहा कि ये शर्तें हैं पुतिन की, ये वॉर को छेड़ने से बचाने के लिए। तो बाइडेन ने उस टाइम पे अपने यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कारण और जो डीप स्टेट है उसके दबाव के कारण, उन्होंने मैक्रोन को, शोल्ट्स को, बोरिस जॉनसन को, सबको जो जवाब दिया कि बहुत जो सुना जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, जो स्वेयर वर्ड्स होते हैं कि ये जो कहते हैं पुतिन, उसको तो हम बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे। और इनको देखना था कि ज़ेलेंस्की को कैसे पपेट बना के रखना है, यूक्रेन के शोल्डर पे कैसे गन फायर करनी है, यूक्रेन का नुकसान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वेपन्स का टेस्टिंग कैसे हो। तो उसमें इन्होंने उनको भागीदार बना लिया, साझेदार बना लिया, अपने साइड में लेके ये वॉर को नज करते रहे आगे कि वॉर शुरू हो जाए। तो उस टाइम पे यूरोप का जो साइकोलॉजी था कि ये वॉर नहीं होना चाहिए, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज ने, बाकी कंट्रीज ने भी कोशिश की कि वॉर रुका जाए। कि पुतिन ने फिर उसके बाद में जो स्टेप लिया कि 1 लाख सोल्जर वहां पर बॉर्डर पे खड़ा कर दिए कुछ हफ्तों के लिए। उस टाइम पे भी बाइडेन ने बिल्कुल 1% नहीं
कोशिश की कि वॉर ना हो। तो उस टाइम पे जो माहौल था वो डिफरेंट था, जहां पर यूरोप का जो थिंकिंग था वो डिफरेंट था। अब माहौल बिल्कुल बदल गया। अब ट्रम्प का थिंकिंग डिफरेंट है बिल्कुल। वो कहते हैं कि वॉर को इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज उल्टा जेलेंस्की को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि रशिया कुछ हद तक तो वीक हो गया है। अब अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटेन को नाजी फोर्सेस बॉम्ब कर रहे थे, लुफ्टवाफ वगैरह जो प्लेन्स थे उनके नॉन स्टॉप, तो चर्चिल रोज रात को अपने रेडियो पे सारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ज्यादा उत्साह कर रहे थे कि हमको ये जंग लड़ते जाना चाहिए। तो जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जब ब्रिटेन एकदम कोलैप्स करने के मोड पे था, उनका जो जर्मनी का इंटेलिजेंस किसी कारण कुछ वो उल्टे वो चले स्टेप्स जर्मनी ने, तो उनका इंटेलिजेंस में गड़बड़ हो गई। उन्होंने उस टाइम पे ब्रिटेन के ऊपर बॉम्ब्स जो फेंक रहे थे वो रोक दिए और रशिया की तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लिया। ठीक। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जर्मनी हार गया उस वॉर में। ठीक। तो अभी भी ये हाल यूक्रेन का हो रहा है कि अंदर से खोखला होते जा रहा है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी काफी स्ट्रेन हो रहा है कि हम अपना सारा पैसा इस तरफ भेजें। तो उनके लोकल ऑपोजिशन भी हो रहा है। फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं, हंगरी जैसी, जो इसको डायरेक्टली ओपोज कर रही हैं कि हमको तो टॉक्स करना चाहिए, हमको नेगोशिएट करना चाहिए, हमको ये वॉर को इमीडिएटली रोकना चाहिए। तो यूरोप में भी काफी डिविजन्स हैं। तो इस हिसाब से अब काफी प्रेशर तो है दोनों साइड्स में कि इसको किसी तरह भी सुलझाया जाए। ठीक है, किसी तरह सुलझाया जाए, लेकिन किस तरह ये सॉल्यूशन अभी नहीं मिल रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज मैं और बता रहा हूं, रूस का एक और अटैक हुआ है यूक्रेन पर। यूक्रेन के हथियार डिपो पर